नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज ओशियन में। हमारे साथ हैं अमरीश जी। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत को नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सबको पता होगा, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, समाचारों से जुड़े हैं, तो भारत में एक नया संसद भवन बन रहा है जिसकी तैयारी हो रही है। उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उस संसद भवन के बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस विषय पर देश का विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं पड़ी हुई हैं जो कि साफ तौर पे मांग कर रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद सवाल किया है कि आखिर इस संसद की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और इसके निर्माण में भी तमाम तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। आज हमारे साथ अमरीश हैं, आपको बताएंगे कि नए संसद की आवश्यकता इस देश को क्यों पड़ी, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना काल चल रहा है और संसद में बहुत भारी मात्रा में पैसे लगने वाले हैं। जी अमरीश। थैंक यू अंकित। आज हम बात करेंगे एक जो है बड़े प्रोजेक्ट पर, जो संसद बनने जा रहा है, संसद भवन बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार इसको एक बड़े महत्वाकांक्षा के रूप में प्रस्तुत कर रही है। तो आज के इस पूरे कार्यक्रम में हम यही समझेंगे, और बता दूं कि जो हमारे दर्शक हैं, वो चाहे विद्यार्थी हों या विद्यार्थी नहीं हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। बात यह है कि एक अवेयर नागरिक होना भी कहीं ना कहीं, जी बिल्कुल, जागरूकता बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम हर उस सवाल का जवाब देंगे जो इस नए संसद भवन से जुड़े हुए हैं, पुराने संसद भवन से संबंधित हैं, और उनके इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर भी हम बात करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी आज जो दे रहे हैं खासतौर से छात्रों के लिए बहुत लाभप्रद है, और क्योंकि आने वाले आपके परीक्षाओं में ये इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो नया संसद भवन बन रहा है इसमें खूबियां क्या क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, लागत क्या लगा, कौन से आर्किटेक्ट हैं जिनके द्वारा ये संसद बनाया जा रहा है, कैसा मॉडल है इसका, और तमाम चीजें, कितनी सीटें हैं, जितनी भी चीजें हैं, इसकी खूबियां क्या क्या है, इससे संबंधित आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे दूसरे दर्शक हैं उनके लिए बात करने का और जानने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि अगर आप राजनीति में रुचि ले रहे हैं तो आपको बता दें कि विपक्ष की पार्टी यानी कि जो बीजेपी के एंटी पार्टियां हैं, वो सब लगातार आरोप लगा रही हैं कि कोरोना के इस समय में जब देश को दूसरे जगहों पर पैसे की जरूरत है, उस वक्त में संसद भवन में इतनी भारी मात्रा में पैसा खर्च करने की क्यों आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि अंकित, इसको हम इस तरीके से समझें कि इसको हम खंडों में बांट लें, क्योंकि इसमें कई सारी बातें हैं। तो खंड जो होगा उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतंत्र पर। जब नए संसद भवन का शिलान्यास किया नरेंद्र मोदी ने, तो वहाँ पर उन्होंने लोकतंत्र की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की कि किस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति लोकतंत्र की गवा रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे नए संसद भवन से पहले कि पुराना जो यानी कि वर्तमान संसद भवन है उसके बारे में क्या बात है, उसकी ऐतिहासिकता क्या है, या उससे जुड़े हुए प्रावधान क्या है। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे नया संसद भवन जो बन रहा है वो कितने क्षेत्र में बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसके आसपास की जो बात होगी उस पर हम बात करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे कि जो इनके विरोध में खड़े हैं उनका तर्क क्या है और वो किस मुद्दे पर आलोचना कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं लोकतंत्र पर। ठीक है, कि लोकतंत्र के बारे में क्या बात हुई। क्योंकि संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, और लोकतंत्र की जो परिभाषा है कि जो है लोगों के द्वारा, लोगों की चुनी हुई सरकार, तो उसकी जो प्रतिपूर्ति वो संसद में ही होती है। अपने व्याख्यान में नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि पूरी दुनिया को ये लगता है या ये मानती है, और फैक्ट के तौर पर, कि लोकतंत्र की शुरुआत 13वीं सदी की मैग्ना कार्टा की घटना के बाद से जो है मानी जाती है। लेकिन मोदी जी ने उसमें एक नया अध्याय जोड़ा, और वो हमारे भारतीय संस्कृति में है। उन्होंने बताया कि जो भगवान वासेश्वर हैं उन्होंने 12वीं सदी में ही अनुभव मंटपम की स्थापना की थी, जो एक तरीके से संसद के रूप में काम कर रहा था। वहाँ पर लोग आते थे, बात करते थे, अपना राय रखते थे, और उस पर ये बताने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने कि जो लोकतंत्र है वो भारत में पहले से ही विद्यमान है। बिल्कुल, भारत की संस्कृति की ओर ले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अक्सर वो अपने भाषणों में भारत की गौरवशाली जो इतिहास रहा है उस पर जरूर कुछ न कुछ बोलते हैं। और ये चीजें आपके लिए जानकारी, अगर हेडर चल रहे हैं नीचे, उसमें कुछ आपके लिए कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है, अगर छात्र हैं तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अंकित, आपको एक चीज से बड़ी हैरानी होगी, तमिल पंचायत नाम की एक व्यवस्था जो तमिलनाडु में अभी भी चल रही है, और ये चल रही है 10वीं-12वीं सदी से। आज जब हम बात करते हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी आय कितनी है,
हम ये जानने के लिए कोशिश करते हैं कि मोदी की आय कितनी है, अमित शाह की आय कितनी है, राहुल गांधी की आय कितनी है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे भारतीय संस्कृति में तमिल पंचायत में उस प्रतिनिधि को बैन कर दिया जाता था जो अपनी आय का ब्यौरा नहीं देता था। यानी कि भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो लोकतंत्र है वो कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं, एक सामाजिक मूल्य है। बिल्कुल, और ये नया नहीं है, बहुत पुराना, बहुत ही पुराना है। तो या यूं कहें मोदी जी के शब्दों में कि ये जो भारतीय संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, इसने दुनिया को लोकतंत्र सिखाया है। बिल्कुल, ठीक है। तो उसके बाद में हम अपने दूसरे बात पर आते हैं। जब हम वर्तमान संसद भवन जो है, क्यों हम इसको हटा रहे हैं या इसके साथ जो जुड़ी हुई घटनाएं वो क्या है। तो ये ऐसा है कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम दिल्ली में आते हैं और दिल्ली दरबार लगता है, उस दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया कि जो भारत की राजधानी होगी उसे अब कोलकाता के बजाय दिल्ली लाया जाएगा। ठीक है ना। तो जब दिल्ली राजधानी आएगी तो राजधानी में ही उस पर जो है सरकार की कामकाज की चर्चा होगी। तो वहां पर कानून बनेगा। कानून बनाने के लिए संसद चाहिए जी। तो उन्होंने जो घोषणा 1911 में की, उस पर 1921 में काम चलना प्रारंभ हुआ। 1921 में काम चलना प्रारंभ हो गया कि अब संसद भवन बनेगा। संसद भवन तो उससे हम आजादी के बाद से कहने लगे, उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। और ये वही भवन है जिस पर हमारे शहीद भगत सिंह ने बम फेंका था। बहरों को जगाने के लिए जो उनका एक नारा है, इसी संसद भवन पर उन्होंने बम फेंका और उसके बाद में वो गिरफ्तार हुए, उनको फांसी दिया गया। ये सारी घटना, हाँ, इसी के कारण फांसी उनकी हुई। और ये घटना बहुत ज्यादा प्रचलित हुई। सबको पता होगा कि शहीद भगत सिंह ने जो बम फेंका था और उन्होंने साफ तौर पे नारा लगाया था, इंकलाब जिंदाबाद। और इतना ही नहीं, जो हमारा ये संसद भवन जो वर्तमान में है, ये हमारे पूरे आजादी के लड़ाई को जो 1921 के बाद में शुरू होता है उसका गवाह है। ये 1927 में बनकर तैयार हुआ और उस वक्त के वायसराय इरविन ने इसका उद्घाटन किया और 1947 तक इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। उसके बाद से जब हमारा देश आजाद हो गया तो इसे भारत का संसद कहा अच्छा, 1911 में जब संसद की नींव रखी गई थी, ये नींव 1921 में रखी 1921 में, तो ये कहीं ना कहीं ये भी चीजें थी कि अंग्रेज सरकार उस वक्त भी हमसे दब रही थी। क्योंकि जब 19वीं सदी के पहले की बात करें तो देश में बड़े आंदोलन हो रहे थे। जिस तरीके से जितना तानाशाही अंग्रेजी और खासतौर से ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस समय तो कोई भी न्याय ही नहीं था। तो उसी के बाद हमें लगता है कि लंदन को जरूरत पड़ी कि यहाँ के लोगों को भी सुना जाए और लगभग 1920 के आसपास यहाँ पे आगे चुनाव भी शुरू हो गया। आज़ादी के पहले ही देश में चुनाव भी शुरू हो गए थे, इसीलिए संसद की जरूरत पड़ गई। और बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है अंकित, अगर आप ये पूरे दुनिया के इतिहास को उठा के देखेंगे, भारत नहीं, जनता से कोई नहीं लड़ पाता है। यानी कि आप कुछ समय तक तो किसी को दबा के रख सकते हैं, लेकिन आपको जनता से संवाद करना ही होगा। ये जो लोकतंत्र है इसकी परिभाषा तो बहुत बाद में गढ़ी गई, लेकिन सच यही है कि आप जनता को बहुत दिन तक दबा के नहीं रख सकते, आपको उससे बात करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए शायद संसद भवन की स्थापना हुई। और साथ ही साथ जो हमारा ये संसद भवन है, ये हमारे पूरे संविधान के निर्माण का गवाह है। हमारा जो संविधान है इसी संसद भवन में बना। और इससे भी जो एक आगे की बात है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और रात्रि में जो हमारे पहले प्रधानमंत्री आज़ाद भारत के पंडित नेहरू जी ने यहीं से देश को संबोधित किया और देश को सपने दिखाए। तो ये जो हमारा संसद भवन है, मोदी जी ने भी अपने संबोधन में इसकी इसका योगदान है हमारे देश की आज़ादी में। और उसके आज़ादी के बाद भी आज 70 साल होने वाले हैं देश की आज़ादी को, आज तक ये संसद भवन सेवा दे रहा है। और अगर जैसा कि लक्ष्य रखा गया कि 2022 में हम बना के तैयार कर लेंगे, तब तक ये अपना सेवा देता रहेगा। तो इसका एक योगदान बहुत बड़ा है, देश में बड़ा योगदान है। आज भारत जो भी है, देश की संसद ही है जो सारे नियम कानून आपको बनाती है आपके लिए, और वो आगे चल के संचालित होती है। तो कहीं ना कहीं आज़ादी से लेके इन 70 सालों की जो यात्रा संसद की रही, और उसके पहले की जो यात्रा रही, जिसने एक भूमिका बनाया कि देश में एक लोकतांत्रिक राष्ट्र अगर बनना है तो एक संसद की जरूरत है। बिल्कुल। उसके पीछे भूमिका भी बनी पहले से। अगर वो संसद 1921 में जो नींव ना पड़ी होती तो कहीं ना कहीं ये चीजें और आगे जा सकती थी और लोगों को पता ही नहीं होता कि लोकतंत्र क्या है। तो ये बात, और मोदी जी की ये बात अच्छी लगी कि वो भले ही एक नए संसद भवन को बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस बात से यह स्पष्ट किया कि जो वर्तमान में हमारा संसद भवन है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और नए संसद भवन की आवश्यकता है। कोई ईर्ष्या नहीं है जिसके लिए कोई एरोगेंस नहीं है कि हमको करना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा।
और एक खास बात इसमें और जोड़ दूं कि कुछ लोगों को या मेरे दर्शकों को ये शायद ना पता हो कि जो हमारा ये वर्तमान संसद भवन है इसको तोड़ा नहीं जाएगा। ये धरोहर के रूप में रखा जाएगा, इसको धरोहर के रूप में रखा जाएगा। ये जहां पर है वहीं पे रहेगा और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो जब भी आप जाएंगे दिल्ली यू कैन विजिट इट और आप जान पाएंगे कि आपका देश कैसा था, नेहरू कहाँ बैठते थे, उसके बाद में सरदार पटेल की जगह पर बैठते थे या हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रकार वहां पर बैठकर ऐतिहासिक फैसले लिए। तो ये आप वहां पर देख पाएंगे, यानी कि उसको तोड़ा नहीं जाएगा। जो हमारा नया संसद भवन बन रहा है उसी के जस्ट सामने बनेगा और 2019 में जो केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था उसी के तहत बन रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में यह है कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनको बनाने का प्रावधान है और करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। जो हमारा वर्तमान संसद भवन है ये करीब 971 करोड़ की लागत के साथ बनेगा। तो अब इसके इर्द गिर्द बहुत सारी जो आलोचनाएं हैं जिनको मैं अभी आगे लूंगा। हम नए संसद भवन पर आते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे बड़ी चीज की इसकी आवश्यकता बिल्कुल, क्योंकि पुराना लुटियंस का बनाया हुआ वो एरिया अब वो इतिहास होने वाला है, रहेगा, साक्ष्य के रूप में रहेगा, आप जाके भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन अब नया जो बन रहा है आपका देशी होगा, आपके देश के लोग उसको बनाएंगे और डिजाइन की जाएगी, पूरी की पूरी फंडिंग जो पैसा लगेगा आपके भारत का और वर्तमान में लगेगा और जहां पे नए भारत की परिकल्पना की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी आवश्यकता की अगर बात करें तो शुरुआत में करूंगा आत्मनिर्भर भारत से। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बहुत बड़ा विजन है मोदी जी का, बहुत बड़ा विजन है और होना भी चाहिए, एक बड़ी बात है। तो जब पूरी दुनिया से ये साम्राज्यवाद धीरे धीरे सिकुड़ रहा था तो जहां जहां से ये पश्चिमी देश छोड़ के गए उन्होंने किया क्या कि इनकी निशानियों को मिटाना शुरू किया। बिल्कुल, क्योंकि जब भी आप किसी के ऊपर शासन करते, किसी को दबाव में रखते हैं तो वो आपको पसंद नहीं करता है, तो वो आपकी निशानियों को क्यों रखे। भारत ने भी बहुत सारी कोशिश की इसको मिटाने की, लेकिन जो हमारा वर्तमान संसद भवन है उन निशानियों में से एक निशानी है, इसे मिटाना जरूरी है। उसकी उपयोगिता को हम समझते हैं, उसे हमने अपनाया, अपना बनाया, लेकिन हम अगर अपने आप को आत्मनिर्भर भारत कहते हैं तो हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हम आत्मनिर्भर भारत हमारा है और हम सब कुछ अपना बनाएंगे एक नए सिरे से। जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि पूरे भारत को गौरव होगा कुछ दिन बाद में इस पर कि हमने अपना संसद भवन बनाया। बिल्कुल, एक नए भारत की तस्वीर तभी सामने आएगी जब आपका सब कुछ अपना होगा। बिल्कुल, गुलामी के प्रतीक कब तक चलेंगे इस देश में, क्योंकि गुलामी के प्रतीक कहीं ना कहीं हमको बार बार याद दिलाते हैं कि हम कभी न कभी गुलाम थे। बिल्कुल, और इसकी आवश्यकता को लेकर के जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि वहां की जो बनावट है, वहां पर बैठने की संख्या को लेकर के, सीट को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि परिसीमन के बाद में जब संख्या बढ़ेगी तो सीट संख्या कम हो जाएगी। वही वर्तमान में मुख्य विषय यही है कि आवश्यकता सबसे ज्यादा है अगर 2026 तक परिसीमन होता है, क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और 70 सालों में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लगातार संसदीय क्षेत्र की आवश्यकता बढ़ रही है और जब जनसंख्या का फिर से एक बार गणना होगी, परिसीमन होगा, तो परिसीमन पे भी एक बार आप कुछ जानकारी दीजिए छात्रों को कि परिसीमन कब तक मिलेगा। परिसीमन 1971 के बाद में भी नहीं हुआ और उसको टालने के पीछे जो है कई प्रॉब्लम्स थे। तो उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है वो ये है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन के बहुत सारे प्लान किए गए और उससे हुआ क्या कि साउथ इंडिया या उस जो है आपको नॉर्थ ईस्ट के कुछ जो स्टेट हैं उन्होंने उस पर अच्छा काम किया और रिजल्ट भी दिया। तो अगर परिसीमन को फिर से लागू किया जाता है तो नॉर्थ इंडिया अभी भी, अब लोकसभा में अगर देखते हैं तो नॉर्थ इंडिया पॉलिटिकली ज्यादा मजबूत है, ठीक है, वहां पर वोट के लिहाज से उनके सांसद ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया पीछे रह जाएगा और उसका विरोध होगा। तो इसलिए परिसीमन से बचने की लगातार कोशिश हुई और जैसा कि कहा जा रहा है कि 2026 में परिसीमन किया जाएगा 2021 की जनगणना के अनुसार, तो उसके बाद में भी इसके विरोध के स्वर दिखेंगे। हाँ बिल्कुल दिखेंगे, क्योंकि ये नेतृत्व का मामला है और अगर क्षेत्र विशेष से ज्यादा नेता जाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्र की आवाज दब सकती है और ये चीजें होनी भी चाहिए। लेकिन अब चूंकि आवश्यकता तो है ही, अब देश को वर्तमान परिस्थिति देखें तो ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पे 20 लाख 25 लाख लोग हैं। ऐसी स्थिति में वहां पे योजनाएं बराबर आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि योजनाएं के लिए जो फंडिंग होती है वो एक जिले के हिसाब से होती है। अब उस क्षेत्र में अलग अलग डिवाइडेशन की जरूरत है। तो परिसीमन यही है कि आपका जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उसका डिवाइडेशन होगा जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन अंकित एक समस्या है कि वो स्टेट क्या करेंगे जिन्होंने सरकार की नीति
नीतियों को अच्छे से फॉलो किया, हाँ, वो पॉलिटिकली पीछे रह जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं परसीमन पर सरकार को बड़ा मुद्दा है। विचार करना चाहिए और उसके बाद ही परसीमन करना चाहिए। परसीमन करने के बाद में स्थिति ऐसी बनेगी कि सीटों की संख्या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और बैठने की क्षमता उतनी है नहीं। हाँ, अभी जो वर्तमान में हमारा संसद भवन है उसमें बैठने की संख्या है नहीं उतनी ज्यादा। अभी अगर लोकसभा की बात करें तो 543 सांसद हैं हमारे पास, लेकिन ठीक ठाक बैठने की जगह मात्र 500 सांसदों की है। राज्यसभा की बात करें तो 245 सदस्य हैं और ठीक ठाक बैठने की संख्या 230 के आसपास सदस्यों की है। तो कहीं ना कहीं एक कमी महसूस हो रही है। उसके अलावा अगर कुछ और कार्यक्रम होते हैं तो उसके लिए भी संसद भवन में पर्याप्त स्थान नहीं और है। अगर परिसीमन होता है तो ये जस्ट दूना बढ़ने वाला है। आपको बता दें कि जो लोकसभा है, लोकसभा की सीटों की संख्या, राज्यसभा की सीटों की संख्या दोनों लगभग डबल होने वाली है। वो लोकसभा में 800 के पार 888 हो जाएंगी, 888 हो जाएंगी, 384 हो जाएंगी राज्यसभा में। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज है कि जो नया संसद भवन बनेगा इसमें सेंट्रल हॉल नहीं होगा। पहले वाले संसद भवन में हमारे सेंट्रल हॉल था। पहला वाला जो हमारा संसद भवन था वो गोलाकार था, ये त्रिभुजाकार होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन यह है कि संख्या बढ़ जाएगी और जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है हमारे संविधान में वो लोकसभा में ही होगा। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी इसको नोट करते हुए चलेंगे, सवाल आएंगे अपनी परीक्षा में। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य एक साथ बैठेंगे लोकसभा में ही। बड़ा ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है जिसमें एक साथ दोनों बैठेंगे। अगर 800 के पार, 800 जितना आपने बताया, 826 शायद बताया, 888 और राज्यसभा के कितने हैं? राज्यसभा में 384। दोनों को जोड़ के लगभग 1300-1400 लोगों की बैठने की व्यवस्था नया जो अपना संसद भवन बन रहा है इसमें बन रहा है। बड़ी बात है। और व्यवस्थाएं हैं, जो भी खूबियां मैं चाहता हूं आप बताइए कि उसमें क्या क्या खूबियां हैं। और बनाने की आवश्यकता पर हम बात कर रहे थे, तो उसमें एक चीज और है कि जो पुराना हमारा संसद, वर्तमान जो संसद भवन है उसको पुराना कह सकते हैं अगर ये बन जाए तो। हाँ। तो उसमें है क्या कि भूकंप को लेकर के, चूंकि दिल्ली जो है वो भूकंप से प्रभावित रहा है, हमेशा से रहा है। तो ये जो वर्तमान संसद भवन है वो भूकंप रोधी नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसी समस्या है जिस पर सबको ध्यान अपना देना चाहिए। तो जो नया हमारा संसद भवन बनेगा वो भूकंप रोधी होगा और आधुनिक तकनीक उसमें ज्यादा जोड़ी जाएंगी। सबसे ज्यादा ये खास चीजें हैं कि जहां पे सांसद बैठेंगे, हाँ, सांसदों के सामने ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाएगा कि आप अपना स्क्रीन पे चीजें देख सकते हैं। और जहां पे लोकसभा के अध्यक्ष बैठेंगे वहां पे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी जिसपे सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। जो सांसद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी व्यवस्था है ऊपर पे, और सांसदों को बैठने के लिए अलग से चैम्बर सबके लिए व्यवस्थित की जाएगी। तो ये जो खूबियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो खूबियां हैं ये कहीं ना कहीं इस बात पर जोर देती हैं कि नया संसद भवन बनना चाहिए। इसके अलावा मोदी जी ने अपने व्याख्यान में यह भी बताया कि जो हमारे सांसद हैं, जब उनके संसदीय क्षेत्र से कोई आता है वो उनसे बातचीत नहीं कर पाते, संवाद नहीं कर पाते। हालांकि ये कितना संभव होगा ये तो कहने की बातें हैं। हम नया भवन तो बना लेंगे लेकिन नए इंसान कहाँ से लाएंगे? नहीं लाएंगे। तो वो बहस, वो लड़ाई, वो किस तरीके से बदलेगी इस पर तो अभी विचार। चुनाव जीतने के बाद नेता का अलग लेवल हो जाता है और आम पब्लिक का अलग ही लेवल रह जाता है। ठीक है, तो उसमें कितना बदलाव आएगा वो तो बात की बात है। लेकिन हम चूंकि उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम नियत की बात नहीं कर रहे हैं, नैतिकता की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जो नया बनेगा वो कैसा होगा, व्यवस्था क्या होगी। तो ये हो गया नया संसद भवन क्यों बनना चाहिए और इसके पीछे की जो लॉजिक है। अब हम आते हैं आलोचनाओं पर एवं बाधाओं पर कि आलोचनाएं क्या हो रही हैं और किस बात को लेकर के जो इसका विरोध कर रहे हैं उनकी अपने तर्क क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज अंकित जो विरोध की जो बात है वो डिजाइन को लेकर के है। कई सारे जो आर्किटेक्ट हैं वो डिजाइन को लेकर के ये कह रहे हैं कि डिजाइन में प्रॉब्लम है। एक जो है आर्किटेक्ट हैं जो कि निखिल बेखाल इनका नाम है, ये वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी लंदन से हैं। इन्होंने जो है बड़ी मुखरता से इसका आलोचना किया और कहा कि ये जो पूरा बन रहा है, जो नया संसद भवन बनाने की जो बात की जा रही है, जिसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं, वो बिमल पटेल जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं वास्तुकार की दुनिया में, और गुजरात हाई कोर्ट को इन्होंने डिजाइन किया है, IIM अहमदाबाद को, IIT जोधपुर को, ये जो बड़े संस्थान हैं इनको इन्होंने बनाया है, इनकी वास्तुकार हैं। लेकिन अभी निखिल बेखाल, ये भी एक जो है प्रसिद्ध वास्तुकार हैं, इन्होंने कहा कि ये जो बन रहा है इसमें कहीं ना कहीं एक राजा महाराजा वाली फीलिंग आएगी, लोकतंत्र के मुताबिक ये नहीं है, ये इनका विरोध है।
इसके अलावा तुषार गौड़ हैं, एक जो बिमल पटेल के क्लासमेट भी रहे हैं। तुषार गौड़ बिमल पटेल के क्लासमेट भी रहे हैं। ये तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि बिमल जी जो है कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर के इस तरीके से बना रहे हैं। हालांकि इस पर बिमल पटेल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हाँ, वो चीजें आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहते हैं। दरअसल ये भी बात है कि अगर आपका संसद भवन बन रहा है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संसद भवन बन रहा है, कहीं ना कहीं वो ऐतिहासिक होना चाहिए, क्योंकि ये आज के 10-20 सालों के लिए नहीं बन रहा है, आने वाले 100-200 साल तक ये चलने वाला है। इसीलिए भूकंप से बचाव के लिए उसमें व्यवस्था दी जा रही है। इसीलिए वहां पे संख्या के हिसाब से सांसदों की बैठने की जो सीट है उसको दूनी की जा रही है, ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है, पत्रकारों को बैठने के लिए वहां व्यवस्था दी जा रही है। और साथ ही साथ भारत का जो इतिहास रहा है गौरवशाली, उसके कुछ राष्ट्र चिन्ह है, उन सब चीजों को भी संसद भवन में लगाया जाएगा। अब सबसे बड़ा उदाहरण है व्हाइट हाउस का। मैंने आपसे बात भी कर रहा था, मैं आपको बताया था कि देखिए अमेरिका जो एक राष्ट्र है, उसका व्हाइट हाउस देखने के बाद आपको लगे कोई भव्यता। तो जरूरी है कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ संसद है और संसद भव्य होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये राजाओं महाराजाओं वाली बात नहीं है, ये लोकतंत्र का एक कह लें कि पूजा का स्थल है एक तरीके से। तो इसलिए भव्यता जरूरी भी है, कम समय के लिए नहीं है, या कई सैकड़ों सालों के लिए है, ये चीज होनी भी चाहिए। दूसरी बात जो है अंकित, आर्थिक मुद्दे को लेकर के बड़ी बहस हो रही है, क्योंकि देश और दुनिया पैंडेमिक से जूझ रहा है लगातार। और जैसा कि 3 महीने लगातार हमने अपने देश को बंद रखा, अर्थव्यवस्था को बंद रखा, तो उससे हमारी जीडीपी पर एक गहरा असर दिखा। उसके बाद में सवाल ये उठ रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, जबकि इसमें इतने पैसे लग रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 971 करोड़ तो एक एस्टीमेट है कितना पैसा लगने वाला है, उसके अलावा भी खर्चे होंगे। और इसकी साथ साथ ही जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसमें 20,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं। तो आर्थिक बात को लेकर के, आर्थिक चुनौतियां जब देश में इतनी हैं, तो अभी नया संसद भवन बनाने की जल्दबाजी क्यों है, यह भी एक आलोचना का विषय है। इस पर आप अपनी राय कुछ दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश पेंडेमिक से जूझ रहा है, ये बात सही है, लेकिन देश में जो संचालित होती हैं व्यवस्थाएं, सबका डिवाइडेशन होता है, इसके लिए ये मद है, इसके लिए ये मद है, और वो व्यवस्थाएं संचालित हैं। मोदी सरकार खुद कहती है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे हैं इतने कि हम कोरोना के से भी निपट रहे हैं, बराबर निपट रहे हैं। और बराबर आपने देखा जिस तरीके से सड़कों के उद्घाटन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अभी आगरा में हाल ही में आए, मेट्रो परियोजनाएं दी, और बुलेट तक की बात हो गई अयोध्या के लिए। गुजरात में गए, योजनाओं का आह्वान किया, बनारस में गए, कई योजनाओं का आह्वान किया। तो हर चीज के लिए डिवाइडेशन है कि कहाँ पे कितने मत खर्च होने हैं। और भारत में बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, विपक्ष के आरोप हैं, लेकिन अमेरिका जैसे कंट्रीज वास्तव में पेंडेमिक से जूझ रहे हैं। लेकिन भारत की बात करें तो भारत एक ऐसा है कि सच्चाई तो यह है कि भारत पहले से भी आत्मनिर्भर है। यहाँ के लोग बैंकों पे डिपेंड नहीं करते, सरकारों में कि अगर सरकार पे आर्थिक मंदी आ जाए तो लोग बिना खाए मरने लगेंगे। जैसा अमेरिका में पश्चिमी कल्चर में हम देखते हैं कि अगर मंदी का दौर आया तो लोग बिना खाए मरने लगते हैं, लेकिन भारत में भी स्थिति नहीं है, सोर्सेज है, रिसोर्सेज है। तो इस तरीके से सरकार के पास अगर पैसा है और आवश्यकता है, क्योंकि 2026 में अचानक से एक नया संसद भवन आ नहीं जाएगा, इसलिए ये चीजें अगर सरकार कर रही है तो कहीं ना कहीं विरोध करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए 2 मैंने आलोचनाओं के बिंदु ये भी लिखे हैं कि नीयत और प्राथमिकता। बिल्कुल, कि सरकार की नीयत क्या है, वो क्या ये प्रूव करना चाह रही है कि जितने बड़े काम है सब हम कर देंगे, धारा 370 या अयोध्या का विवाद निपटाना। कुछ आरोप लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस पे इतिहास गढ़ने में लगे हैं, इतिहास गढ़ने में लगे हुए हैं। तो नीयत क्या उनकी ये है कि जब वो इनका सरकार अभी चल रहा है, ये अपने गुड बुक में जोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल काम कर रहे हैं अगर, तो कहीं बस भ्रष्टाचार न हो कि अगर नया संसद भवन बन रहा है तो वो कमजोर बन जाए। अगर एक देश को अच्छा संसद भवन बना के देते हैं जो कि आवश्यकता आने वाले समय में, उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। और नियत है और आवश्यकता भी है। प्राथमिकता की जहां तक बात करें तो ये तो सरकार को ही तय करना पड़ता है कि कौन सी चीज प्राथमिकता में है। बिल्कुल, देखो जब हमने नेता चुना कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं और हमने 5 साल तक उनके हाथ में बागडोर दिया है, तो उनके नेतृत्व में अगर कोई चीज हो रहा है तो हो, और अगर हमें कोई आपत्ति है तो लोकतंत्र है, व्यक्ति की आज़ादी है, हम अपना सवाल उठाएंगे और उसका जवाब भी देना चाहिए। हालांकि कई बार सरकारों की तरफ से ऐसे बयान आते हैं जिससे जनता में एक निगेटिव मैसेज जाता है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के ही एक सांसद का, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि लोकतंत्र का जो मजाक एकदम से बना दिया कि वोट दे के आपने हमें खरीद नहीं लिया है।
ठीक है, आप दर्शक हैं, आप पता करिए। लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं तो प्रधानमंत्री और सांसद में किसको हम सही माने, क्योंकि दोनों हमारे नेता हैं, तो कहीं ना कहीं नियत में बदलाव की भी जरूरत है। अब इसके अलावा हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधे तख्त लहजे में कहा कि आप अभी भी एक भी ईंट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे PIL फाइल किए गए हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि वो काम वहां पर नहीं करना चाहिए। कुछ आर्थिक को लेकर के हैं और कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो पर्यावरण को लेकर, क्योंकि वहां पर ऐसी बात कही जा रही है कि करीब 200 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। अब इसके जवाब में जो सरकार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम पेड़ों को फिर से वहां पर स्थापित करेंगे और अधिक पेड़ों को स्थापित करेंगे ताकि उस क्राइसिस का मैनेजमेंट किया जा सके। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल तो रोक लगा रखा है, क्योंकि अब भारत में एक सिस्टम है कि किसी भी चीज के लिए अगर सुनवाई के लिए आप गुहार लगाते हैं तो कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि पहले उनको भी सुने, ये चीजें सुनेगी, उसके बाद कोर्ट अपना निर्णय देगी कि कैसे क्या बनना है। और अंतिम में यही होता है, अक्सर देखा गया है कि जब संसद कोई निर्णय ले लेती है तो फाइनल वही होता है। कोर्ट बहुत करेगी, सुधार कर सकती है उस चीज में। बिल्कुल संसद के पास पावर है, वो संविधान में संशोधन कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट बस नियम की व्याख्या कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस पर व्याख्या करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद में जो भी आता है देखते हैं, वो भी आपको जानकारी मिलती रहेगी कि नया उस पर अपडेट क्या आता है। तो ये है पूरा नया संसद भवन और उसके इर्द गिर्द जो घूम रही बातें हैं जिसको हमने समझा। कोई और सवाल अगर आपके हो तो आप पूछ लीजिए जिस पर मैं जवाब दे दूं। फिलहाल ये सवाल हो गया। मुझे लगता है कि आप लोगों को पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी कि नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी, पुराने संसद को धरोहर के रूप में रखे जाने वाला है, इतिहास क्या रहा है। आप वीडियो को अगर एक बार देखे हैं दोबारा भी देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं कि संसद के पीछे बैकग्राउंड क्या रहा है जो पुराना संसद अभी तक है और इसके पीछे आवश्यकताएं क्या है और नए संसद भवन में व्यवस्थाएं क्या होने वाली हैं, क्यों ये एक शानदार और भव्य संसद बनने वाला है और आने वाले कितने वर्षों तक इसका गरिमा स्थापित रहेगा और सब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संसद और इसमें क्या खूबियां होंगी, इनके बारे में हमने आपको बताया। जुड़े रहिए आप द न्यूज नेशन के साथ जी। और अगर हमारा शो आपको पसंद आ रहा है तो ये भी कमेंट में लिखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिल्कुल। और लोकतंत्र की हमने बात की, संसद की बात की, संसद भवन की बात की, तो एक बेहतरीन क्विट के साथ छोड़ के आपको जा रहा हूं। एक कोट है, जब लग दुनिया रहिए नानक, कुछ कहिए कुछ सुनिए। नानक, गुरुदेव नानक ने कहा। और लोकतंत्र की ये परिभाषा है कि जब तक ये दुनिया है, कुछ कहना है, कुछ सुनना है और हमारे और आपके बीच जो संवाद स्थापित हो रहा है ये भी इसी तरीके से संवाद है। तो अगर आपको हमारा शो पसंद आता है, कुछ आपके सवाल हैं, उसको आप कमेंट में लिख दीजिए, हम उस पर भी फोकस करेंगे। संवाद जरूरी है, इसलिए संवाद करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप ये भी लिख सकते हैं कि आने वाला दूसरा हम कार्यक्रम किस विषय पर आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप लेके आए, किस विषय पर आप हमसे जानकारी चाहते हैं, हम उस पर रिसर्च करेंगे, आपसे बात करेंगे। और हम हेडर्स बनाए हैं, नीचे चल रहा है, जिसको आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं और जो भी जहां लगता है, और इस विषय पे आप और भी रिसर्च करके आप दूसरे जगह पे भी कंटेंट मिल सकता है। हमें लगता है कि आपको जो हमने प्रोवाइड किया है वो पर्याप्त होगा। जुड़े रहिए द न्यूज ओशियन के साथ, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशियन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।